हेलो। हेलो बच्चों। फिजिक्स विद आशीष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कॉलिजन। टॉपिक अपना जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बात करें तो अपना टॉपिक है एक विमीय गति में होने वाली इलास्टिक कॉलिजन यानी प्रत्यास्थ टक्कर। समझ गए मेरी बात? ये टॉपिक आज अपन लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉलिजन के बारे में आपको बताऊंगा। कॉलिजन यानी कि टक्कर। टक्कर कितने प्रकार की होती है? मैंने कहा 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना? कौन कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन यानी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, इन इलास्टिक कॉलिजन यानी अप्रत्यास्थ टक्कर, और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन यानी कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये 3 प्रकार की कॉलिजन होती है। एक तो बच्चों इतना ध्यान रखो कि जब भी नाम आ जाए कॉलिजन तो एक चीज हमेशा कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी, वो है मोमेंटम। मोमेंटम चाहे ये टक्कर हो, चाहे ये टक्कर हो, चाहे ये टक्कर हो, इन तीनों में क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का खेल अलग अलग होगा। क्या होगा मैं बताता हूं आपको। अगर मैं बात करूं किसकी? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की बात करूं तो मोमेंटम यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। बोथ आर क्या? कंजर्व। अब मैंने कहा कि अगर ये दोनों कंजर्व है तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा अगर मान लो दो पार्टिकल है, एक तो जिसका मास है, जिसका द्रव्यमान m1 और दूसरा का द्रव्यमान m2 है, और वो टक्कर से पहले बिफोर कॉलिजन वो u1 और u2 वेलोसिटी से गतिमान था। टक्कर के पश्चात आफ्टर कॉलिजन मैंने कहा उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और दूसरे की हो जाती है v2। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में अपन अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की बात करें तो क्या हो जाएगा? बिफोर कॉलिजन मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। तो m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये मैंने कहा बिफोर कॉलिजन मोमेंटम आ गया। दूसरा मैंने कहा आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? मैंने कहा m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम मतलब संवेग। मेरी बात ध्यान रखना, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इससे हेल्प ले सके। तो क्या कह रहा हूं मैंने क्या कहा? m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दिया, संवेग संरक्षण का नियम मैंने लगा दिया। किसमें? टक्कर। दूसरा मैंने कहा इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? ये तो गई परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो वो है क्या? इन इलास्टिक कॉलिजन यानी कि अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? जिसमें मोमेंटम तो क्या रहता है? कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है। बोलो कोई दिक्कत? याद रह जाएगी मेरी बात? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में तीसरा आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। सेम बात इसमें होगी। देखो परफेक्ट यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, यानी कि इसमें बात तो ये वाली सेम रहेगी। क्या? मोमेंटम कंजर्व लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया? इसमें ये अंतर रह गया कि यहां पर जो है टक्कर के बाद में, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में टक्कर के बाद में जो पार्टिकल्स है वो आपस में चिपक जाते हैं। क्या रह जाते हैं? मतलब जैसे आप ऐसा मानो कि एक बहुत ही बड़ी अपने पास बॉल है जिसको अपन ने बालू मिट्टी में रेगिस्तान के अंदर अपन उसको बाउंस करवा रहे हैं। तो अपन जब जब उसको नीचे गिराते हैं तो क्या वो बाउंस करती है? नहीं करती। यानी कि जो दूसरा पार्टिकल, यहाँ पे दूसरा, पहला पार्टिकल तो बॉल होगी, दूसरा पार्टिकल कौन है? अर्थ, पृथ्वी। तो उससे वो जब टकराती है तो वो उसके चिपक जाती है। ऐसी टक्कर कहलाती है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है। आगे अपन बात करेंगे। एक छोटी सी टर्म आती है प्रत्यावस्थान गुणक। इसकी 1 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है। प्रत्यावस्थान गुणक इन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? मैंने कहा डेफिनेशन होती है, मतलब एक तरीके से आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी में डिफरेंस अपॉन क्या? बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी में डिफरेंस। यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंस है आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन। टक्कर के पश्चात वेग में परिवर्तन अपॉन टक्कर से पूर्व वेग में परिवर्तन, या इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, यानी प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। कोई दिक्कत? इसकी जो वैल्यू है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। E=1, E=0 और दोनों के बीच में। तो जब ई की वैल्यू 1 होती है तब वो होती है इलास्टिक कॉलिजन। कौन सी? ये। और जब ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तब होती है इन इलास्टिक कॉलिजन। और जब ई की वैल्यू 0 होती है तो होती है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। मेरी बात समझ में आ गई? ये मैंने एक तरीके से कॉलिजन को आपको डिफाइन किया है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन यहां बन सकता है, थोड़ी बहुत परिभाषा वाला क्वेश्चन ये बन सकता है 1 नंबर का, लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन है वो है इसका क्या? बताते हैं अभी। मिटा दूं?
एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर। क्या है इसका मेन टॉपिक? एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर। देखो, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। देखो, दो पिंड है, m1 द्रव्यमान जो कि u1 वेग से चल रहा है, दूसरा m2 द्रव्यमान जो कि u2 से चल रहा है। ये दोनों बातें हमको दी हुई है, गिवन है। ये तो है बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन। और आफ्टर कॉलिजन हो जाता है, v1 से जा रहा है और ये मतलब पहला पार्टिकल v1 से जाएगा और दूसरा पार्टिकल v2 से जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये v1 और v2 हमको पता नहीं है, यानी कि इस 1D इलास्टिक कॉलिजन हम लोग v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ये अपना मेन डेरिवेशन है। तो देखो क्या करेंगे अपन लोग, ये है आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मोमेंटम, इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंसिडर रहेगी। तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? मैंने बिफोर कॉलिजन u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू प्लस m2 v2। बोलो कोई दिक्कत? इसी तरीके से मैंने m1 वाली स्टेप को मैं इसको और इसको एक तरफ ले लेता हूँ, माइनस v1, और m2 को एक तरफ ले लेता हूँ, ये बन जाएगा v2 माइनस u2। कोई दिक्कत? अरे समझ रहे हो क्या? ठीक है, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? मैंने कहा कहता है हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। क्यों? हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हाफ कॉमन लूंगा, इधर हाफ कॉमन लूंगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या करें? मैंने कहा वही अपने पास 1 वाली स्टेप को मैंने एक तरफ कर लिया m1, और ये हो गया u1 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा v1 का, अरे इसको उठा के इधर रख रहा हूँ, समझ रहे हो क्या? इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने लिया क्या, m2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे यही होगा क्या? इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके अपन v1 और v2 की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखो इन दोनों इक्वेशन में v1 और v2 वेरिएबल है, तो इन दो इक्वेशन और दो वेरिएबल सॉल्व हो सकती है। तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मैंने 2/1 किया, 2 में 1 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? मैंने कहा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 प्लस v2 माइनस v1। यही होगा क्या? जब इसमें इसका डिवाइड करो, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? आपको सबको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मैं इसको भी 2 बार लिखूंगा, क्या, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। यहाँ से ये वाला नीचे वाला u1 माइनस v1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? मैंने कहा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ पे बचेगा v2 प्लस u2। बोलो समझ में आएगी नहीं आया? यहाँ से मैं एक बार तो निकाल लूंगा v1 का मान, तो v1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा v2 प्लस u2 और माइनस u1, यही होगा। और एक बार मैं निकालूंगा v2 का मान इसी से। कैसे? v2 इज इक्वल टू जाएगा इज इक्वल टू u1 प्लस v1 तो एज इट माइनस का u2। चेक कर लेना कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा, एक बार तो इक्वेशन 1 में ये v1 का मान इक्वेशन 3 से रख दूंगा, ठीक है, उससे v2 का मान आ जाएगा। और एक बार मैं v2 का मान इसमें इक्वेशन 1 में रखूंगा 4 से, तो किसका मान आ जाएगा? v1 का मान आ जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं? अभी अपन रख के बताते हैं कैसे। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, v1 का मान मैं इक्वेशन
1 में रख रहा हूं, ये ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, m1 u1 माइनस v1 और इज इक्वल टू किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, v1 की रख रहा हूँ ना, तो v1 रख ही देता हूँ। क्या होगा m1 और यहाँ पे हो गया u1 माइनस, और v1 की वैल्यू कितनी है, v2 प्लस u2 माइनस u1 यही तो होगा। इज इक्वल टू क्या, मैंने कहा m2 आ गया, m2 ये रहा, और v2 माइनस u2, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है क्या। तो अब क्या करें, मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, तो m1 u1 माइनस m1 v2 और ये इसके अंदर जाएगा तो माइनस m1 u2 और ये इसके अंदर जाएगा तो प्लस m1 u1। एक बार चेक कर लेना कोई गलती नहीं हो, देखो मैंने क्या किया है, m1 u1 ये रहा, ये माइनस ये v2 होगा तो m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का m1 v2, फिर ये माइनस इधर तो m1 u2, फिर ये माइनस माइनस प्लस और m1 u1, बोलो कोई दिक्कत, इस इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक तो v2 वाली स्टेप ये रही, एक ये रही, मैंने इन दोनों को एक तरफ कर लिया, कैसे किया देखो, m2 कॉमन ले लूंगा v2 प्लस सॉरी m2 v2 कॉमन लूंगा, v2 कॉमन लूंगा तो क्या होगा m2 प्लस m1, यही होगा क्या, ठीक है, इज इक्वल टू ये इधर लाया यानी ये इधर जाएगा, तो मैं एक बार रख देता हूँ m1, देखो m1 u1 और m1 u1 ये कितना हो जाएगा 2m1 u1, लिख दिया 2m1 u1, ये दोनों हो गए, फिर बाद में बचा माइनस का m1 u2 और एक और चीज बच गई कौन सी, ये प्लस m2 u2 यही बचा गया, मेरी बात समझ रहे हो क्या। अब देखो एक बार वापस लिख लेते हैं इसको, m1 प्लस m2 है ये, इज इक्वल टू ये है 2m1 u1, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, यहां से मैंने u2 कॉमन ले लिया, क्या बनेगा u2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा m2 माइनस m1, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बनेगा क्या, ये हो गया, ये क्या है m2 है, ध्यान में m2 माइनस m1, ठीक है। v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने कहा 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और प्लस ये हो जाएगा u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करें, मैंने कहा ये तो आ गया v2 का मान, अब मेरे को निकालना है v1 का मान, इक्वेशन नंबर 5 दे दिया इसको, इक्वेशन अब मेरे को v1 का मान निकालना है तो क्या करूंगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, क्या करूंगा, इक्वेशन समीकरण 4 को समीकरण पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, समीकरण 4 को समीकरण 1 में रखने पर या फिर समीकरण 4 से v2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो जब हम रखेंगे तो ये बन जाएगा m1 v2 का मान रखना ना, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 एज इट इज ब्रैकेट लगाया v2 का तो मान रखना ही है अपन को, v2 का मान है u1 माइनस u2 प्लस v1, ये तो है u1 माइनस u2 प्लस v1, और क्या रह गया रे m2 ये लिख दिया माइनस u2 रह गया, सही है, मल्टीप्लाई कर दो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2, 2 वाली स्टेप को सॉरी 1 वाली v1 v2 वाली स्टेप को एक तरफ ले आएंगे, यानी ये उठा के मैं इधर ला रहा हूं, तो मैं कॉमन लूंगा v1 और इधर आएगा, सॉरी ये उधर ले जाते हैं, ये इधर ले जाते हैं, तो v1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m2 तो है ही, और ये इधर आके प्लस m1, सही है क्या, इज इक्वल टू अब देखो ये इधर ले गए तो बाकी सबको इधर लेके आऊंगा, तो एक तो है m1 u1, इधर और भी एक है कहीं m1 u1 दिख रहा है क्या, ये रहा m1 तो ही u1 जरूर है, मैं लिख देता हूँ चलो m1 u1, इसको उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस का m2 u1, ये हो गया, और क्या बच रहा है भैया देख लो एक बार,
को छोड़ मत देना, बाकी सब ठीक है। ये M2U2 M2U2 ये हो जाएगा माइनस का 2M2U2, सॉरी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। एक बार वापस चेक कर लो इसको। मैंने क्या किया, इसको उठा के जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो देखो V1 कॉमन आएगा, तो V1 इसमें से कॉमन आया और ये M1 प्लस M2 बच गया। ये बाकी स्टेप ये तीनों की तीनों, ये 1 2 और ये 3, ये तीनों इधर आएंगे, तो ये दोनों जब इधर आएंगे तो 2M2U2 हो जाएगा, और M1U1 एज इट इज, और माइनस M2U1 ये रहा, M2U1 इधर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं। क्या करें भाई, यहां से भाई U1 कौन ले लेते हैं, ठीक है। V1 इंटू M2 प्लस M1 इज इक्वल टू, और यहां से मैंने अगर U1 कॉमन लिया तो ये बन गया M1 माइनस M2 डिवाइड बाद में कर देंगे प्लस 2M2U2, ठीक है। अब क्या करें भाई, V1 इज इक्वल टू, मैंने कहा U1 इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही आएगा क्या? ये V1 का मान आ गया। देखो V1 और V2 में क्या है, अगर V2 निकाल लिया तो 1 की जगह 2 रख दो, 2 की जगह 1 रख दो, तब तो अपने पास V1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 की जगह 1 रख, तो V1, 2 का 2, 1 की जगह 2, 2 फिर M1 प्लस M2, ठीक है, मतलब ये M2 प्लस M1 की बात है। और U2 की जगह U1, फिर यहाँ M2 की जगह M1 माइनस M2 अपॉन ये, समझ गए क्या? ये अपने पास V1 और V2 का मान आ गया, ठीक है।